हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का निगमन करेंगे, या फिर आप देखेंगे स्थिति जो होगी ये बहुत ही अच्छी है। और ये जो आपका प्रश्न है बहुत बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, और इस डेरिवेशन को लगाने के लिए जो पीछे आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसी पर ही ये भी आधारित है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडिंग हमने डाल लिया है, दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था पूरी थ्योरी थी, और उस थ्योरी में आपको बताया गया कि जहाँ भी संधारित्र की धारिता होगी, अर्थात संधारित्र की धारिता जो है उसके लिए कॉन्सेप्ट जो जो चीज़ों के रूप में आता है उन सभी का आपको बता दिया गया है। पीछे आपने देखा ये कि जो परावैद्युत का ध्रुवण होता है वो किस प्रकार से, संधारित्र के बीच में जो परावैद्युत रखा जाता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसी प्रकार से आपको बताया गया था परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में, और अंतिम में आपको बताया गया था वहाँ पर जो है अधिकतम वोल्टता के लिए। तो वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए सभी आपका थ्योरेटिकल में था। आज जो है डेरिवेशनल पार्ट आपका है। तो इसमें यहाँ पर जो है इसके लिए हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। अब ये फिगर बनेगा कैसे, या फिर ये क्या चीज़ कहना चाहता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। मान लिया गया है कि दो प्लेटें हैं, मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें हैं, एक यक्ष है और दूसरे का नाम वाई हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी दी गई है वह स्मॉल डी है, और इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक जो है परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई स्मॉल टी मानी गई है। और यदि ये कहा जाए कि इसका परावैद्युतांक क्या है, उस परावैद्युतांक को कहेंगे कैपिटल के है। तो यहाँ पर आप इतनी बातें समझ गए। क्या क्या चीज़ें हम लोग चित्र के बारे में व्याख्या करेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें यक्ष तथा वाई हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, और इस पदार्थ का जो आपका परावैद्युतांक होगा उसे के द्वारा निरूपित कर दिया गया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से पहले मानेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे जो मैथमेटिकल रूप में होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मान लीजिए जो भी चीज़ें माने जाएंगे वह इसी चित्र को देख करके ही माने जाएंगे। चलिए, मान लिया जाए कि दो प्लेटें एक्स और वाई हैं। माना दो प्लेटें, या फिर माना एक्स तथा वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। आप सेंटेंस अपने अनुसार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक्स तथा वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। चलिए, इसके बाद में कहा इनके बीच की दूरी डी, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया जाए ए, अर्थात इसका भी क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल ए है। तो हो जाएगा इनके बीच की दूरी डी तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चलिए, अब क्या किया गया,
प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के और जिसकी मोटाई स्मॉल टी लिया गया है। चलिए आगे इसी के बारे में लिखेंगे। प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के तथा मोटाई स्मॉल टी है। चलिए इतना हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जब ये समांतर प्लेट संधारित्र है इसका मतलब है इनकी प्लेटों के बीच में जो है विभवांतर भी पाया जाएगा, इनके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पाई जाएगी। यदि आप यहाँ शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी पाया जाएगा और इन दोनों प्लेटों के बीच में तीव्रता भी पाई जाएगी। तो पहले हम ध्यान रखेंगे तीव्रता के लिए। किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख रहे हैं x से y तक जो ये भाग इधर का दिख रहा है दोनों, यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात ये आपका वायु के लिए होगा। तो वायु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको अलग मान ले रहे हैं, और जो आपका माध्यम यहाँ पर लिया गया है उसके लिए जो तीव्रता है उसको अलग अक्षर से। तो यहाँ पर इसको मान लिया जा रहा वायु के लिए E0, और जो माध्यम यहाँ पर लिया गया है इसकी तीव्रता को हम मान ले रहे हैं E। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कण चलना प्रारंभ करेगा तो पहले वायु में चलेगा, फिर माध्यम में चलेगा, फिर इसके बाद में वायु में चलेगा। तो वायु में 2 बार ये चल रहा है। तो वायु में चली गई दूरी निकालने के लिए आप यहाँ पर जो माध्यम में दूरी चल रहा है उसको हटा दीजिए, तो आप पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दीजिए, तो आप यहाँ पाएंगे वायु में चली गई जो दूरी है वह आपका हो जाएगा d माइनस टी, और माध्यम में उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसकी मोटाई होगी, जितनी इसकी मोटाई होगी उतना दूरी तय करेगा, अर्थात माध्यम में चली गई दूरी t और वायु में चली गई दूरी d माइनस टी हो जाएगा। माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, निर्वात या वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 मान लिया गया है। तो यहाँ पर उस चीज को हम लिख दे रहे हैं कि माध्यम में चली गई दूरी। चलिए तो या वायु के लिए पहले आप बना लीजिए, वायु में चली गई दूरी हाँ कितना चला जाएगा d माइनस टी, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आप E0 कह दीजिए, E0 है। चलिए इसके बाद में यहाँ कहेंगे माध्यम में चली गई दूरी t तथा माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। चलिए तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया अभी यहाँ चित्र से देख करके कि वायु में कितना दूरी तय करेंगे। वायु में दूरी जितना तय करना है उस मान के लिए आप यहाँ देखेंगे कोई भी कण यहाँ से चलेगा पहले वायु में, फिर माध्यम में, फिर वायु में।
तो यहाँ पर वायु यहाँ भी है, वायु यहाँ भी है, तो वायु में चली गई दूरी निकालने के लिए हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात जो ये इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है उसे घटा दिया जाएगा। अब इसके बाद में और ये माध्यम के लिए दूरी हो जाएगी। चलिए, तो इतना आप समझ पाए होंगे। तीव्रता को भी हमने यहाँ अलग अलग बांट दिया। तो यदि प्लेटों के बीच में आपको विभव का मान निकालना हो या विभवांतर का मान निकालना हो, ऐसी स्थिति में विभवांतर दो तरीके से निकलेगा। पहले अलग अलग निकाल करके फिर जोड़िए, तो एक ही बार में आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर विभवांतर एक बार देखना पड़ेगा इस परावैद्युत पदार्थ का कितना होगा, और एक बार देखना पड़ेगा वायु के लिए विभवांतर कितना होगा। अब यहीं पर हम सूत्र को बनाएंगे। सूत्र आपको बताया गया है, V बराबर होता है E इंटू डी। कहिए, E इंटू डी का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बनाएंगे इसके लिए, तो इसके वाले के लिए विभव या विभवांतर को जोड़ना पड़ेगा, वायु के लिए विभवांतर जोड़ना पड़ेगा। आप V बराबर ED के सूत्र को कॉन्सेप्ट में लेकर के यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर स्थिति को बना लीजिए तीव्रता का, क्योंकि V बराबर E इंटू डी आया है, तो E का मान आप निकाल लीजिए। एक बार आप यहाँ देख पा रहे हैं वायु के लिए, और एक बार यहाँ पर माध्यम के लिए। यहाँ लिखेंगे वायु में तीव्रता। चलिए, वायु में तीव्रता को यहाँ पर संकेत दिया गया है E0। E0 बराबर हो जाएगा Q बटे में एप्सिलॉन 0A, कॉमा माध्यम में तीव्रता। चलिए, माध्यम के लिए तीव्रता की बात जब होगी, इसे E से लिखा गया है, जब माध्यम की बात आएगी तो यहाँ पर परावैद्युतांक के भी आ जाएगा K एप्सिलॉन 0A, तो Q बटे में K एप्सिलॉन 0A मिल गया। अब यहाँ पर विभवांतर निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा कुल विभवांतर चलिए, विभवांतर V बराबर, तो V बराबर ED होता है, लेकिन पहले वायु के लिए चलेंगे, तो यहाँ E0 और D का मतलब दूरी, तो वायु में दूरी कितना चला गया है, यहाँ हो जाएगा D माइनस T, फिर प्लस में, फिर इसके बाद माध्यम वाले के लिए चलेंगे, तो माध्यम की तीव्रता है E इंटू माध्यम में चली गई दूरी जो है ये T हो जाएगा। चलिए, V बराबर E0 का मान आप यहाँ से रखिए, मिलेगा Q बटे में एप्सिलॉन 0A ब्रैकेट में D माइनस T, प्लस हो जाएगा E गुणे में, E का मान यहाँ रख दीजिए, E का मान मिलेगा आपको Q बटे में K एप्सिलॉन 0A गुणे में T। अब यहाँ पर क्या करिए, Q बटे में एप्सिलॉन 0A पूरे में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से इस पद में से इसको कॉमन लेंगे, तो आएगा D माइनस T, प्लस यहाँ से ऊपर आपका T बचेगा और नीचे आपका K बच जाएगा, तो ये आपका इतना कॉमन लेने पर ये बच गया। अभी आपने यहाँ देखा कि जो ये दोनों प्लेटें X और Y हैं, इनके बीच में कुल मिलाकर के कितना विभवांतर मिलेगा, ये V का हो गया। अब आप ये सोचिए कि जब ये संधारित्र है तो इसके पास में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होगी, और आवेश के ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाएगा, वह उसकी धारिता कहलाती है। तो अब हम लोग धारिता के सूत्र पर चलेंगे, और धारिता का सूत्र बताया गया C बराबर होता है Q बाई में V। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि धारिता हो जाएगा CK। चलिए, CK लेकर चलिए, या फिर आप C लेकर ही चलिए। तो C बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Q बटे में V। तो यहाँ से आपको मिलेगा Q का मान, तो Q आपका है Q ही रहेगा, बटे में आप देखेंगे V का मान, तो आएगा Q बटे में एप्सिलॉन 0A, यहाँ ब्रैकेट में D माइनस T और प्लस हो जाएगा T बाई में K। अब आप यहाँ सोच पा रहे होंगे कि क्या हमने
यहाँ पर के का मान लिखना, या फिर क्या आप यहाँ पर के का मान लिख सकते हैं? तो जाहिर सी बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो है यूज हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर के लिख सकते हैं। चलिए अब इतना हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे क्यू से क्यू कैंसिल। अब साइलेंट जीरो ए का गुणा यहाँ ऊपर होगा, तो ऊपर क्योंकि एक बचा हुआ है, इसको गुणा कराएंगे, सीधे आपको मिल जाएगा सी के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा अब साइलेंट जीरो ए बटे में ब्रैकेट में डी माइनस टी और प्लस हो जाएगा टी बटे में के। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया, जो कि यहाँ पर जिस स्थिति के लिए डेरिवेशन करने के लिए कहा गया था। चलिए, तो आप इसे जो है इतना आप डिटेल में जान लिए हैं। अब इसकी विशेष स्थितियों के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी है जगह, यहाँ पर कर लिया जाए जितना आ सके। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियाँ। चलिए, तो यहाँ हेडिंग आपका हो जाएगा विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ। चलिए, विशेष स्थितियों में क्या जानना है? पहली स्थिति में ये जानना है, आप ये पहली स्थिति में जान लीजिए। चलिए, या तो आप लैंग्वेज के रूप में लिखें या फिर कॉन्सेप्ट के रूप में बनाएं कि जो ये पहली स्थिति है, इसमें ये कहा गया कि जो ये टी मोटाई का प्लेट रखा गया या परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, यह पूरे पदार्थ में भर दिया जाए, या फिर दोनों प्लेटों के बीच में पूरा भर दिया जाए। तो जो ये टी का मान है वो डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पूरे माध्यम में, पूरे स्थान में क्या हो जाए? परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। भर दिया जाए, इसका मतलब है कि जो टी का मान है वह डी के बराबर हो जाएगा। चलिए, आप मान को रखिए मीन वाले सूत्र में, जहाँ टी है उसके जगह पे डी रखना है। तो आपको यहाँ से मिलेगा सी के बराबर एप्सिलॉन जीरो ए। देखिए, यहीं से किया जा रहा है, एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी माइनस टी है, तो ये आपका हो जाएगा डी माइनस डी प्लस हो जाएगा डी बटे में के। तो ये आपका प्लस डी माइनस डी कैंसिल, के का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, सीधे आपको ये मिलेगा के एप्सिलॉन जीरो ए बटे में हो जाएगा डी। तो ये आपका सी के का मान होगा। आप यहाँ पर ऐसे अलग से लिख सकते हैं, सी के बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी। चलिए, नीचे ही लिख दिया जाए, सी के बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी। ये पहली स्थिति के द्वारा बन गया। दूसरी स्थिति के लिए आप यहाँ देखेंगे कि जो ये टी रखा गया है ये हो ही नहीं, अर्थात पूरे स्थान में जो है वायु उपस्थित हो। यदि पूरे स्थान में वायु उपस्थित हो, पूरे स्थान में वायु उपस्थित हो। चलिए, जब पूरे स्थान में वायु उपस्थित होगा, ऐसी स्थिति में जो पदार्थ यहाँ पर रखा गया है वह नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में टी का मान शून्य हो जाएगा। चलिए, इसी सूत्र में, मीन वाले सूत्र में जो यहाँ दिया गया है, यहाँ दो जगह पर हम लोग टी के मान पर शून्य रखेंगे। तो यहाँ पर वायु आएगी, तो चलिए सी, और यहाँ हो जाएगा आपका बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी माइनस जीरो और प्लस हो जाएगा जीरो बटे में के। चलिए, मिलेगा क्या आपको? एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी में से जीरो घटाएंगे डी, और जीरो में भाग देंगे के से तो खत्म हो जाएगा, मतलब इतना ही मिलेगा। अर्थात सी बराबर कहा जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए बटे में
डी। तो यहाँ पर आपको हमने दो विशेष स्थितियों को बता दिया है। चलिए, तो दो आप यहाँ पर जान पाए हैं अच्छे तरीके से। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मिटा देंगे, जिससे दूसरा जो आपका आगे अभी और बाकी है विशेष स्थितियों में उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया है पूरा। अब इसमें यहाँ पर ये ऊपर की चीज़ें हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसका काम है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। हालांकि आप ऐसे अपना क्रम से करते जाइए, इसके नीचे आप तीसरे नंबर को करेंगे। चलिए, तो हम लोग चलेंगे तीसरे वाले नंबर पे। दो स्थितियां हो गई, तो दोनों में आपको सूत्र मिला ही है, और ये भी आपको जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकलवाए थे तो उसमें भी ये दोनों सूत्र मिले थे। C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D वायु के लिए धारिता, तो माध्यम के लिए C के बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटे में D। अब आप सोचिए, यहाँ पर तीसरी स्थिति के लिए ये जो आपका प्लेट लिया गया है किसी कांच के टुकड़े का ना हो करके वह जो है धातु की पट्टी ले ली जाए। तो धातु की जब पट्टी ली जाएगी तो आपको ये पहले बता दिया गया है, किसी भी धातु की पट्टी के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वह अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये कांच का लिया गया है, हालांकि आप और भी किसी का ले सकते हैं, जो कांच का लिया गया या किसी और का लिया गया, इनके स्थान पर आप किसी धातु को ले लीजिए। ऐसी स्थिति में जो के का मान है वो अनंत हो जाएगा। अब उसी के अनुसार हम लोग सॉल्यूशन को कर लेंगे। चलिए, दूसरी स्थिति हो गई है। तीसरी स्थिति, यदि, चलिए यहीं से बनाना है, यदि धातु की जो ये पट्टी है, यदि प्लेटों के बीच में जो है ये पट्टी रखी गई हो धातु की बनी हो, तो सेंटेंस आप यहाँ से बना सकते हैं क्या, यदि प्लेटों के बीच धातु की, यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी, धातु की पट्टी है, धातु की पट्टी होने पर के का मान हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर मान को रखिए इसी वाले सूत्र में। चलिए, तो मिलेगा C के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटे में, चलिए ये C है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे में, यहाँ हो जाएगा D माइनस T और प्लस हो जाएगा T बटे में इनफाइनाइट। अब T बटे इनफाइनाइट की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इसीलिए इतने को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो यहाँ पर बचेगा उसी को ले करके चलेंगे। वही सूत्र बनेगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे में D माइनस T। ये आपका तीसरी स्थिति हो गया। चौथी स्थिति में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो ये आपका एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो इनको क्या करिए, कई यहाँ पर आ जाए, ऐसे अलग अलग आ जाए, या फिर इनफाइनाइट तक आप मान सकते हैं। तो जब ये अलग अलग आएंगे, इनकी संख्या कई होगी, तो इनकी मोटाइयाँ भी कई हो जाएंगे, उनका परावैद्युतांक भी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या मानेंगे कि मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पट्टियाँ हैं उनकी चौड़ाइयाँ T1, T2, T3, T4 डैश डैश हो जाए, तो 3 पद तक ले चल रहे हैं, और उनके परावैद्युतांक जो हैं वह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा K1, K2, K3, K4 ऐसे डैश डैश तक आप चलेंगे। तो यहाँ पर जब एक पट्टी है तो इसके लिए मोटाई T, और यहाँ पर यदि आपका अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पर T1, T2, T3, T4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका परावैद्युतांक भी तो बदलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच चलिए प्लेटों के बीच क्या लिखा जाए सेंटेंस में, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3, K4, हाँ इसी प्रकार से 3 पद तक K1, K2, K3 जो है अलग अलग पदार्थ हो, परावैद्युतांक वाले पदार्थ हो। तो यदि प्लेटों के बीच
K1, K2, K3, डैश डैश परावैद्युतांक वाले पट्टियां हो, परावैद्युतांक सेंटेंस और को मॉडिफाई करिए, परावैद्युतांक वाली पट्टियां हो तथा इनकी मोटाई T1, T2, T3 है या डैश डैश कॉमा करके डैश डैश है तब। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा C के बराबर, अब साइलन 0 A आप ऐसे ऊपर रहने दीजिए। यहाँ पर देखेंगे D तो ऐसे रहेगा, माइनस T के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि T के स्थान पर ही हम लोग यूज कर सकते हैं प्लस में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे T बाई K है तो हो जाएगा T1 बाई में K1 प्लस हो जाएगा T2 बाई में K2, ये आपका अलग पद है, प्लस हो जाएगा T3 बाई में K3, ऐसे प्लस आपका डैश डैश मिलेगा। तो ये आपका जो सूत्र मिल रहा है यह जो है इस स्थिति के लिए है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा व्यंजक जो है उसका डेरिवेशन पूरा कराया। इसके बाद में जो इसकी विशेष स्थितियां हैं इसको भी हमने पूरा यहाँ पर आपको बता दिया। तो अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर पूरी स्थितियां यहाँ पर दी गई हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया। ये डेरिवेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको एकदम से इत्मीनान के साथ में आप समझेंगे। हालांकि यदि आपको कहीं भी समस्या लगे कि एक बार और वीडियो को आप पीछे करके देखें, यदि फिर भी समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं कि कौन सा डेरिवेशन, जितना भी यहाँ पर लेक्चर लिया गया है, कौन सा डेरिवेशन या फिर किसी भी टॉपिक में कहीं समस्या आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट के रूप में बताएं। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।